गोपीनाथन गांव कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों के बीच बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव धीरे धीरे लाल चंदन की तस्करी करना चालू कर दिया। हाथियों को मारकर उन पूरा नेटवर्क विदेशों में भी फैलाने लगा। वह जंगल में आने वाले जानवर को उसकी आहट से पहचान जाता था कि वह कौन सा जानवर है और कितनी दूरी पर है। को भरपेट खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद में वह अपने आदमियों को उस्का देता है और सभी आदमी उन व्यापारियों का कत्ल कर डालते हैं। उनके सिर का गेंद बनाकर खेलते हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर सभी पुलिस वाले ने उस एम्बुलेंस पर 45 मिनट तक फायरिंग की और डकैत और उसके साथी मारे गए। लेकिन यह सिलसिला कैसे जारी हुआ, मैं आपको यह पूरा विस्तार से और शुरू से बताता हूँ। बात है सन 1952 के कर्नाटक के गोपीनाथन गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। गोपीनाथन गांव कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों के बीच बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव है। बच्चे का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था जिसकी जीविका का संसाधन था पशुपालन और खेती करना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था वैसे वैसे बच्चे को जंगल के बारे में बहुत अच्छी समझ होने लगी थी। बच्चे का शौक बन गया था जंगल में घूमना और वहाँ जंगलों में शिकार करना और जंगलों के जानवरों को मारना, और फिर धीरे धीरे लाल चंदन की तस्करी करना चालू कर दिया। और साथ में गैर कानूनी शिकार भी करता था, जैसे हाथियों को मारा। हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बेचना। और उसने लगभग 200 से ज़्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत लंबी रकम कमाई थी। और उस बंदे ने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया था कि वह धीरे धीरे अपना पूरा नेटवर्क विदेशों में भी फैलाने लगा। इसने चाइना और जापान जैसे बड़े बड़े देशों तक लाल चंदन को बेचा और वहाँ से मोटी रकम कमाई। जबकि कर्नाटक के जंगलों में यह सब हो रहा था और पुलिस भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी, मगर सभी प्रयास नाकाम होते जा रहे थे। कहा जाता है कि उस आदमी का जंगल के प्रति अनुभव इतना ज़्यादा मजबूत था कि वह जंगल में आने वाले जानवर को उसकी आहट से पहचान जाता था कि वह कौन सा जानवर है और कितनी दूरी पर है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। तो इसका मुख्य कारण था कि स्थानीय लोगों का समर्थन, क्योंकि स्थानीय लोग उसका समर्थन करते थे। और दूसरा कारण था कि वह बंदा तीनों स्टेट से ऑपरेट करता था, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, और स्टेट रिस्ट्रिक्शन के कारण पुलिस उसको पकड़ने में भी नाकाम थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण तो जनता का समर्थन था, क्योंकि इसने जंगल में घूम रहे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया था और अपनी टीम में शामिल किया था, और गरीबों को वह पैसे भी दिया करता था, जिसके कारण अगर पुलिस कोई योजना उसको पकड़ने के लिए बनाती थी तो गांव वाले उस योजना के बारे में उस बंदे को बता दिया करते थे, जिसके कारण वह बच निकलता था। और फिर क्या था, उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, और उसने जितने भी वहाँ के माफिया थे, जितने भी लाल चंदन के स्मगलर थे, सभी को बुलाया और सभी से बोला कि आप लोग आइए, सिर्फ एक समझौते की मीटिंग होगी जिससे किसी को व्यापार करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सभी लोगों से बोला कि आप लोग बिना हथियार के आएँ और कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा, जिससे मीटिंग का संतुलन बना रहे। और लगभग सभी व्यापारियों ने उसकी बात को मान लिया था। उसमें से लगभग सभी लोग उसकी उस बुलाई हुई दावत में जाते हैं और वह सभी को बहुत ही मान सम्मान से बैठाता है और सभी को भरपेट खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद में वह अपने आदमियों को उस्का देता है और सभी आदमी उन व्यापारियों का कत्ल कर डालते हैं। उसके बाद में उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह अकेला व्यापारी बसता है उस जंगल में। उस व्यापारी ने यह नीति अपनाकर सभी व्यापारियों को मारकर और सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और एक बार उसको 8 चरवाहों के बारे में पता चला कि वह पुलिस वालों के साथ मिले हुए हैं, तो उन 8 के सर काट दिए। यह डकैत उन लोगों का अपहरण करता था जो लोग बहुत प्रसिद्ध और पैसे वाले थे। उन व्यक्तियों में से प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार के पिता डॉक्टर राजकुमार को भी उनके घर से उठा लिया
और लगभग 3 महीने से ज़्यादा उनको छुपा कर रखा। और डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के लिए उसने 30 करोड़ रुपए मांगे। 1991 में IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास से बोला कि मैं इस जगह अकेले मिलूंगा, बिना किसी हथियार के, तुम पकड़ पाओ तो आकर पकड़ लेना। इसका यह चैलेंज पी श्रीनिवास एक्सेप्ट करते हैं और उसको पकड़ने जाते हैं, मगर वहाँ उसके साथी भी हथियारों के साथ में होते हैं। उनको धोखे से मारकर उनके सिर का गेंद बनाकर खेलते हैं। और बात है सन 1993 में, जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह डकैत अपने घर में ही छुपा था। उसके साथ में उसका एक छोटा बच्चा भी था। छोटा बच्चा कहीं रो देगा और पुलिस जान जाएगी, वह इस डर से अपने बच्चे का मुंह दाबकर हत्या कर देता है। अब प्रदेश की सारी पुलिस परेशान हो गई थी उस डकैत से। फिर तमिलनाडु की पुलिस ने के विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिस टीम का मकसद था उस डकैत को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, किसी भी तरीके से। उस डकैत को पकड़ने के लिए यह अभियान काफ़ी ज़्यादा महंगा था, जिसमें लगभग 1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे लगे हुए थे। इस अभियान में कुछ पुलिस राजमिस्त्री बढ़ई बनकर उसके आसपास के क्षेत्र में भी रहने लगे थे और वह लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलजुल गए थे। लेकिन फिर भी पुलिस को उस डकैत को उस जंगल में मारना आसान नहीं था। उसको मारने के लिए उस डकैत को जंगल से बाहर लाना था। मगर पुलिस वालों ने उस डकैत के साथियों को मिला लिया था अपनी टीम में, और उनके उस साथी ने पुलिस को बताया कि इस बंदे की आंखें कमज़ोर हैं। फिर सन 2004 में पुलिस ने उसके साथियों के माध्यम से उसका इलाज शहर में जाकर करवाने का प्लान बनाते हैं और उसके साथी डकैत को शहर में इलाज कराने के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर उसके लिए एक एम्बुलेंस तैयार की गई, जिसको चलाने वाले पुलिस वाले ही थे। फिर रास्ते में लगी पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका और ड्राइवर और उसका सहायक निकल भागा। फिर पुलिस ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर सभी पुलिस वाले ने उस एम्बुलेंस पर 45 मिनट तक फायरिंग की और डकैत और उसके साथी मारे गए। उस एम्बुलेंस का नाम कुकून था, इसलिए इस पूरे अभियान को ऑपरेशन कुकून नाम दिया गया। और के विजय कुमार को इस ऑपरेशन के लिए सन 2005 में राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब आपको लगता होगा यह कहानी जो मैंने आपको बताई है यह तो पुष्पा की ही कहानी है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह कहानी है खूंखार डकैत वीरप्पन की। जबकि बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया है कि पुष्पा मूवी का कैरेक्टर वीरप्पन के कैरेक्टर से मेल खाता है और यह कहानी वीरप्पन की ज़िंदगी से ली गई है। और कर्नाटक फॉरेस्टर ने भी कहा है कि वीरप्पन एक खूंखार डकैत था, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई और उस खूंखार कैरेक्टर को एक हीरो के माध्यम से प्रेजेंट करना जनता के लिए एक गलत संदेश होगा। कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। खैर, कुछ भी हो, अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर चंदन की लकड़ी इतनी ज़्यादा महंगी क्यों बिकती है और इसके क्या प्रयोग होते हैं और क्या आम आदमी इसको अपने खेत में लगा सकता है। तो इसका मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है और आपको मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर आई बटन भी है, आप वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो आप हमसे ये साझा ज़रूर करें और मिलेंगे फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।